नेट का इशू है। ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया था, प्रेम्बल वगैरह, है ना। और कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे हमने। जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आपको इस खाली स्थान पे भरना है, यहाँ पर। ये जो दो जगह है यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या आएगा, यहाँ और यहाँ। यस, आंसर 26 जनवरी 1950। नहीं, प्रस्तावना में 1950 डेट ही नहीं है। ये पूरा प्रस्तावना है यहाँ से यहाँ तक। ये वो डेट यहाँ पर आएगी जिस दिन उसको अपनाया गया था। ये प्रस्तावना लिखा हुआ है भाई, भारत के लोग। तो यहाँ डेट कौन सी है, 26 नवंबर 1949। ओके, क्लियर। जो 1950 दे रहे हैं वो आप चेक करें, ये प्रस्तावना है, प्रियम्बल, और उसमें डेट हमारी 1949 लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, डेट ध्यान दो, 1950 तक पूछा जा रहा है। 1950 तक में समाजवादी शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था, ये दो शब्द नहीं थे उस समय। तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन होगा। क्योंकि जो डी वाला ऑप्शन है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये कब ऐड हुआ है, ये संशोधन के अकॉर्डिंग हुआ है। जब 1976 का संशोधन हुआ है तब हुआ है वो। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। मैक्सिमम लोगों ने सी दिया है, 2-3 स्टूडेंटों ने डी दिया है। तो जो डी दिए है वो चेक करें, डेट क्या पूछी गई है, जब लागू हुआ था। ठीक है ना, जब लागू हुआ था तो ये शब्द नहीं थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 3।
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, मतलब वो क्या सोचते थे, क्या चीज, तो ऑब्वियस सी बात है उद्देशिका, प्रियम्बल में। वेरी गुड, करेक्ट आंसर सौरभ, अभिषेक, सब आंसर ये सही दिए हैं कि जो भी वो सोचते थे वो प्रियम्बल में ही सोचते थे। फोर्थ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, और कितने प्रकार का बंधुत्व है। न्याय है 3 प्रकार का कि 5 प्रकार का? 3। स्वतंत्रता कितनी है? 5। समानता 2। भ्रातृत्व 1। 3, 5, 2, 1। ऑप्शन ए। 3, 5, 2, 1 करेक्ट, बिल्कुल सही। आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है। देखिए, गणतंत्र, जनवरी, गलत, मतलब ये गलत हो गया। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, जनवादी, जनवादी शब्द नहीं है, ये भी गलत हो गया। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी, ये भी गलत हो गया। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि जनवादी हमारे में नहीं है, जनवादी शब्द चाइना का है, चाइना के संविधान में जनवादी मिलता है। ठीक है, सही है बिल्कुल। राफिया, शशिकांत, देवेन, सब लोग का आंसर ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रकार से वही वाला क्वेश्चन है। अब जैसे हम कहें सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है, या तो हम ये कहें समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तो सही ऑप्शन सी ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। वेरी गुड, ए नहीं होगा सौरभ। अच्छा, 7th का बता रहे हो? 6 का, अभी 6 पर है हम लोग, तो 6 क्वेश्चन हो गया। 7th का, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को सही क्रम में लगाएं। तो पहले कौन सा है? सबसे पहले सार्वभौमिक शब्द था, फिर कौन था? समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, CADB। तो 7th का ए ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल। श्रद्धा, देवेन, शशिकांत, सभी का आंसर सही है। राफिया, अनिल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 42। वेरी गुड। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन जब हुआ था तो उस समय क्या जोड़ा गया था? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद या पंथ निरपेक्ष निजता। तो आपको पता होगा कि हमने समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े थे। धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संशोधन? 42वां संशोधन। ठीक है, ये सब इजी है, हम लोग कर लेते हैं। 11वां है, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताएगा हमें? मौलिक अधिकार, उसकी प्रस्तावना संविधान की, हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही डिस्क्राइब है सब, सेकुलर शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? असल में ये 75 नहीं होगा, ये 1976 होगा। हाँ तो कोई नहीं, 75 में भी मतलब वही होगा, क्योंकि उसके बाद ही ऐड हुआ है, 42वां संशोधन हुआ है ना, 42वां संशोधन, तो 1976 में हुआ। तो कौन सा शब्द नहीं था? संप्रभु, अखंडता, समानता, बंधुत्व। अखंडता नहीं था, इंटेग्रिटी नहीं थी, क्योंकि संशोधन के बाद ऐड हुआ है। कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? कौन से शब्द जोड़े गए? तो हमारे शब्द जोड़े गए हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, बस दो ही। ठीक है, क्योंकि बाकी दो तो है नहीं। तो 1 और 3, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है?
मतलब यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका थोड़ा सा ये टाइपिंग शायद गड़बड़ हुई है, ठीक है, हमें इसका मूल देखना पड़ेगा। ये टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इसमें कुछ। देखो इसका एग्जैक्ट शब्द क्या है। जैसे हमने एक पॉइंट नहीं बोला था आपसे कि अमेरिका से जो लिया गया था, सुप्रीम पावर या सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जो उसको न्यायिक समीक्षा कर सकता है। जस्टिफिएबल रिव्यू वाला पॉइंट जो था, कि न्यायिक समीक्षा का पॉइंट है, तो वो एक्चुअल में शब्द ये है कि क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब क्या हम इसको रिव्यू वाला पॉइंट या ऐसा कुछ है। तो यह लागू किया जा सकता है का मतलब वही कि जस्टिफिएबल है या नहीं, जस्टिफिएबल या ओवरराइड शब्द, ये शब्द यूज हो सकता है, ओवरराइड शब्द। तो एक्चुअल में ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ये न्यायिक समीक्षा या इस तरह से बोलते हैं तो लागू नहीं किया जा सकता। देखिए होता क्या है, एक बात समझिए, हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करा देंगे उस चीज में। तो होता क्या है इसमें कि जैसे हमने कहा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार का मतलब होता है कि हम लागू करा सकते हैं। हम कोर्ट जाकर अपने हम खुद वहां जाकर के ये कह सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, और अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो इसका मतलब कि वो जस्टिफिएबल है, मतलब हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, आप प्रस्तावना के मामले में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ निर्णय हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग में क्या हुआ करता, अच्छा इसमें एक और चीज है कि अगर आप जस्टिफिएबल करते हैं तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मूल संरचना में चेंज ना हो, मतलब कोई ऐसे शब्द हम इधर उधर ना करें जिससे कि वो भावना बदल जाए प्रस्तावना की, इसलिए इसको कहा जाता है कि लागू नहीं किया जा सकता या जस्टिफिएबल नहीं है ये। होता क्या है कि जैसे आपने समाजवादी शब्द जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा था, तो अब ऐसा ना हो कि हम शब्द ऐड कर दें, उसमें कुछ ले करके आए, और जो भाव वो निकलने वाला है प्रस्तावना का, जो संविधान सभा के लोगों ने सोचा था कि देश हमारा ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए, और ये चीज वो मूल भावना उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये शब्द यूज किया जाता है कि हम इसको लागू नहीं करा सकते। हाँ बहुत, जब वो होगा जैसे संविधान संशोधन जब होगा या 368 का यूज करके या कुछ वैसा होगा, तब पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप चुनौती नहीं दे सकते इसको। अब प्रस्तावना को, प्रियम्बल को कोर्ट में आप चुनौती नहीं देंगे, इसका मतलब ये है। जैसे हम मूल अधिकार को दे सकते हैं, मूल अधिकार को दिया जा सकता है, मूल कर्तव्य को नहीं दिया जा सकता। अब मूल कर्तव्य के लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे कि भैया गड़बड़ हो रहा है लागू करवा दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सही शब्द इसका एक ओवरराइड टाइप का होता है, एग्जैक्ट शब्द होता है वो ओवरराइड, या फिर होता है समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, इस तरह का एक शब्द होता है, ठीक है, वो चीज। चलिए जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग लागू नहीं किया जा सकता है, जो उसका भाव निकलेगा। अच्छा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किसके, एक ही संशोधन हुआ है अभी तक, और वो कब हुआ है, केवल 42वें में हुआ है, सिंगल। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था कब, 42वें में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया, 42वां।
अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था। मतलब 1 2 3 ये सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो 1 2 3 ए ऑप्शन। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42 में से, मतलब ये अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं इसलिए वो सब रखा हुआ है। भारत के संविधान के आमुख, आमुख का मतलब प्रियम्बल है, आमुख का मतलब प्रियम्बल है, प्रस्तावना। तो जो संविधान के आमुख का जो लक्ष्य है प्रियम्बल का, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? तो ये आपका दूसरा वाला जो पैराग्राफ था उसमें ये डिस्क्राइब था, अगर आप याद करें। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, हाँ बिल्कुल है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय था। विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अवसर की समानता है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा वो भी है, था ना, एक प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हुआ सभी सही है, चारों सही है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, मतलब हम लोगों से रिलेटेड है, स्वतंत्र है सब लोग, और हम लोग मानव है, हम लोग का अधिकार है, ये सब चीजों का मतलब है सार्वभौमिकता। तो एक प्रकार से किस चीज से शुरू होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे तो याद भी हो चुका होगा। हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है आपका प्रस्तावना। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये चीज कही जाती है सार्वभौमिकता, क्योंकि हमें आजादी है, हम भारत के लोग जो हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, सबका सही आ रहा है, ठीक, तैयार हो चुका है, मतलब प्रेम्बल आप लोग का कंप्लीट हो गया है ना। भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही तो बोला था धर्मनिरपेक्ष, कि हमारे देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। लोक कल्याण नहीं है, ऐसा कोई शब्द हमें प्रेम्बल में देखने को नहीं मिला। ठीक है, 23 छूट गया। अच्छा, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या है? ये सार्वभौमिकता ही कहा जाता है। इसका मतलब वही है कि जो जनता के रिस्पेक्ट में जो भी चीज बोली जाती है वो चीज सब सार्वभौमिकता में आती है। ठीक है, तो अगर वो जनता के रिस्पेक्ट में कुछ कहा जा रहा है तो वो उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह लो, सार्वभौमिकता कह लो, वो चीज वही होती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये आप बताएंगे, कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में नहीं है? छब्बीस का आप लोग आंसर दे रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता। सही है, सबका सही है, डी ऑप्शन। इस तरह का कोई स्वतंत्रता उसमें डिस्क्राइब नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, वो सारे शब्द आप याद कर चुके हैं। कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय? श्वेता बी ऑप्शन दे रहे हो, शशिकांत सी दे रहे हो। हम 27वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबके आंसर बदल रहे हैं, सबके आंसर बदल रहे हैं। किस प्रकार का न्याय का उल्लेख नहीं है? आप बताएंगे क्या कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपने नोट्स देख लो। सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। तो धार्मिक कहाँ है उसमें? तुम लोग को सीधे से आंसर नहीं आते, कोई बी कोई सी चल रहा है सब। ऑप्शन बी देखो, अभी भी ऑप्शन बी टाइप हो रहा है। तो ये 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। एक न्याय बताया गया है सामाजिक, पढ़िए उसको ध्यान से। दूसरा बताया गया है आर्थिक, और तीसरा आपको बताया गया है राजनैतिक। 3 ही प्रकार के न्याय बताए गए हैं प्रियम्बल में। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही।
उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं। 85 के संशोधन, नहीं। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत। एक ही सही है, पहला ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग आत्मा कहलाता है? तो आंसर है उद्देशिका। लेकिन यहीं पर अगर लिख दिया जाता बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा अगर कह दिया जाता तो स्टूडेंट हो जाता डी वाला ऑप्शन। बताया था ना आपको 32 वाला, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई शब्द यूज हुआ नहीं है, इसलिए हम वो वाला आंसर नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु की जन्म कुंडली है? जन्म कुंडली किसने कहा है? तो ये आपको बताया था के एम मुंशी, के एम मुंशी जी ने जन्म कुंडली कहा था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा मामला था जब उन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है? तो ये 1960 का एक केस था जिसको बोला जाता है बेरुबारी केस। ठीक है, बेरुबारी केस, ये जो 1960 के आसपास का मामला था, उसमें उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिया कि ये इसका भाग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस आया था 1973 वाला, तब उन्होंने उसको कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ये भाग है, आप इसमें चेंज तो करिए, लेकिन इसका मौलिक संरचना चेंज नहीं होना चाहिए, या मौलिक भाग जो है इसका वो चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से था। तो हिस्सा नहीं था, ये बात बेरुबारी वाले में कही गई थी, 1960 वाले में। ठीक है, किस वाद में या किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो भाग है, दो मामले थे। एक मामला था बम्बई वाला, एक मुंबई मामला था, और एक केशवानंद भारती था। इसमें भी था और इसमें भी था। अब जो ऑप्शन में आपको उस समय दिया गया होगा आप उसको समझेंगे। दोनों मामले थे। तो बम्बई वाला आपका 1994 के आसपास हुआ था, और ये 1973 के आसपास हुआ था। अब यहाँ ऑप्शन अगर हम देखें तो यूनियन नहीं है, ये बरासी दास भी नहीं है, बम्बई हाँ इसमें था, बताया गया था, और मलक सिंह तो नहीं है। तो यहाँ केशवानंद का नाम ही नहीं है, तो आपका आंसर होगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? देखो ये वही वाला पॉइंट है कि मौलिक संरचना में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, भाग है ये हमारे संविधान का, चेंज आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 360 का उपयोग करके, लेकिन मौलिक संरचना चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे आपका होगा केस। तो दो केस थे जिसमें वो स्वीकार कर लिया गया था, जबकि एक केस था जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना उसका भाग नहीं है, बेरुबारी वाला। उसके बाद जितने भी हुए सब में उसको पार्ट माना गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ये व्याख्या कहाँ पर की गई है? मतलब जो चीजें आप यूज कर रहे हैं वहां पर, जैसे आपको न्याय बताया जा रहा है कि इतने प्रकार का आपको न्याय मिलना चाहिए, इतने प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इतने प्रकार की आपकी समानता होनी चाहिए। तो ये कोई अधिकार है ना आपका कि आप स्वतंत्र है, तो ये मौलिक अधिकार में आते हैं, और मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको किसके अंदर जाना पड़ेगा? मूल अधिकारों में जाना पड़ेगा। और मूल अधिकारों में जाने का मतलब है कि उसको बचाने के लिए राज्य को भी कुछ निर्देश दिए गए कि राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, तो उसको भी समझाया गया, क्योंकि ये चीजें हमारे प्रस्तावना में हैं, तो कृपया आप इसका ध्यान रखें। तीसरा, मौलिक कर्तव्य, आपकी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति? बंधुत्व, भैया भाईचारा बढ़ा के रखना है आप लोग को, तो सब डिफाइन है उसमें कि आपके पास स्वतंत्रता हमने दी है, न्याय दी है, ये आपके अधिकार हैं, और राज्य को ये ध्यान रखना होगा कि इनका हनन ना हो। लेकिन साथ में नागरिकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके कुछ कर्तव्य हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, एक मूल अधिकार में मिल जाएगा, और डीपीएसपी में मिल जाएगा, और मूल कर्तव्य में मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपका हो गया कि जो भी चीज व्याख्या की गई है, अब यहाँ डिटेल तो दे नहीं सकते थे प्रस्तावना में, तो डिटेल इन चैप्टर्स में मिलेगा। ठीक है, जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो हमें हर चीज समझाई जाएगी कि किस प्रकार से कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं, कौन से डीपीएसपी हैं, और कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं, एक प्रकार से उसका जो प्रस्तावना है वही तो करेगा, प्रस्तावना में ही तो उद्देश्य दिया गया है, इसीलिए उसे उद्देश्य का बोलते हैं।
तो संविधान की प्रस्तावना ही आंसर है। कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। बी ऑप्शन 3। ठीक है, ये यहां तक 37 तक ये आपका प्रियम्बल का क्वेश्चन था। अब 37 के बाद जो क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं वो पार्ट के, संविधान के भाग, वो अभी हमने पढ़ाया नहीं आपको। ठीक है, तो अब वो हम लोग शुरू करेंगे, देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रियम्बल खत्म हो गया। तो आपके शीट में जो 37 तक हैं वो आपके स्टूडेंट्स प्रियम्बल तक है, जहां तक आपका प्रियम्बल है। ठीक है, अब इसके नीचे से आपका पार्ट शुरू होगा जो हमारे भाग हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आई होप कि अब प्रियम्बल में आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रियम्बल बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लिया है, ठीक है ना। हर चीज जो हमें ध्यान रखनी थी वो सब हमें तैयार हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जरा नोट्स को देखते हैं। देखिए, एक चीज हमने आपको बताई थी, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो। अच्छा, हम इसको व्हाट्सअप कर देते हैं आपको अभी, ठीक है ना, तुरंत। व्हाट्सअप हो गया, ठीक है। पहुंच गया होगा। समझिए अब आप स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बोला था, हमने 3 चीजें आपको समझाई थी। एक पॉइंट जो हमने आपको क्लियर किया था, अगर आप ध्यान दें तो हमने आपको संविधान के पढ़ने के लिए बताया था कि एक हमें पार्ट देखना होगा, पार्ट के बाद हमें देखना होगा आर्टिकल्स जो हैं उसमें, और शेड्यूल देखने होंगे। 3 चीजें हैं। तो पार्ट एक प्रकार से टॉपिक है कि हमें संविधान के अंदर कितने टॉपिक के अंदर उसको पढ़ना है, या एक प्रकार से चैप्टर समझ लो कि ये टोटल मिला के हमारे पास 22 हैं। तो 22 भाग हैं हमारे पास। आर्टिकल हम लोगों ने देखा कि कितने हैं, 395 हैं। और शेड्यूल हमने देखा कि शेड्यूल कितने हैं। तो शेड्यूल हमारे पास कितने हैं, 12 हैं, जो मूल संविधान है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, वो जल्दी कवर हो जाएगा। एक ओवरव्यू दे देते हैं क्या है वो, क्योंकि आर्टिकल जब हम लोग शुरू करेंगे तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, हमें एक एक करके इसको डिस्कस करना होगा। तो हम पहले शेड्यूल देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस कैसे है, नॉर्मल तरीके से एक ओवरव्यू मिल जाए जिससे हम तो उसको याद करने में आसानी रहे। और फिर हम पार्ट्स देख लेंगे कैसे इसको पढ़ना है। फिर हम एक एक करके जब चलेंगे तो एक एक आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हमने आपको कहा था क्या, कि पार्ट एक प्रकार से जैसे हमें नागरिकता देखनी है, तो नागरिकता के लिए हमें पार्ट 2 में जाना होगा। और उसमें कुछ मेन हेडिंग होंगी जो आर्टिकल्स हैं, कि आर्टिकल इसमें ये बात की गई है। लेकिन अगर कोई कानून समझना है, कोई कानून समझना है, ठीक है, तो कोई कानून अगर समझना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो शेड्यूल वगैरह देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो मूल है। अब एक बात समझिए, हम जब रिसेंट की बात करते हैं तो 22 से हम लोग किस में चले जाते हैं, 25 में। और यहाँ 8 से किस में चले जाते हैं, 12 में, जो रिसेंट की बात होती है। क्लियर है? अच्छा, है क्या पॉइंट, पढ़ना आपको 22 है, उसी में क्या होगा कि बीच बीच में आ जाएगा। जैसे 22 हमने क्यों लिखा था, उस वजह से कि रीजन ये है कि आप जैसे 4 वाला पढ़ोगे, पार्ट 4, तो अब पार्ट 4 के बाद ही एक ऐड हो गया है 4A। तो क्रमांक संख्या के अकॉर्डिंग, तो क्रमांक संख्या के हिसाब से देखोगे अगर नंबरिंग से, ये मत सोचना कि वहां पर 25 लिखा होगा, ना ना, लिखा 22 ही होगा। गणना जब करेंगे हम, काउंटिंग, या काउंटिंग में, तब वो आएगा।
कभी भी आप संविधान में देखोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि वहां पर 23 लिखा होगा, 24 लिखा होगा, नहीं, लिखा वो 22 तक ही होगा। बस उन्होंने क्या किया होगा, जैसे कि 4 लिखा है तो 4 के साथ उन्होंने 4A लिखा होगा, ये एक पार्ट ऐड हो गया। जब 9 वाले में जाओगे पार्ट में, तो उसमें 9 क 9 ख या 9A 9B, तो 2 वहां पे ऐड हो जाएंगे, लेकिन नंबर तो 9 ही है ना, क्रमांक संख्या तो 9 ही चल रही है, तो इसलिए आपको ये 25 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्रमांक संख्या के हिसाब से वो 22 ही होते हैं, काउंटिंग जब करते हैं तो 25 कहे जाते हैं। तो 9 में हम जाएंगे तो 9A और 9B, जैसे हम कहें तो अगर हम लोग कहते हैं कि 4 है पार्ट 4, तो इसी के बाद एक और ऐड कर दिया गया, क्या, पार्ट 4A, तो ये काउंटिंग में तो आएगा लेकिन नंबरिंग में तो 4 ही है। इसी तरह से 9वां है, तो 9वें के साथ ऐड हुआ है 9A 9B, तो अब ये 2 ऐड हो गए। अब एक ऐड हुआ है 14 वाला ए, तो अब आप देखें कि 4 पार्ट ऐड हो गए, इसलिए कहा जाता है। तो ये 26 होने चाहिए थे, 25 क्यों हुए? तो असल में जो पार्ट 7 है वो निरस्त हो चुका है, तो पार्ट 7 अब हम लोग नहीं देखते हैं इसको, तो पार्ट 7 को हटाया गया है, एक पार्ट को हटा दिया गया है। अब एक पार्ट को अगर आपने हटाया तो पहले जो थे मूल संविधान में गणना के हिसाब से देखे तो मूल संविधान में जो पार्ट थे वो कितने थे, 22, लेकिन आपने 7 को निरस्त कर दिया, तो आपने एक कम कर दिया, तो आपके पास बचे 21, और आपने 4 को ऐड कर दिया, तो आपके पास टोटल हो गए 25। तो गणना के हिसाब से 25 है, लेकिन क्रमांक के हिसाब से वो 22 ही है, इसलिए कहीं पर भी लिखा अगर देखोगे तो 22 तक ही लिखा होगा। हमको बस ध्यान देना होगा, इनके बारे में थोड़ा सा देखना होगा, ये क्या ऐड किया गया है, ये है पॉइंट। शेड्यूल 8 की हम बात करेंगे ही नहीं, लिखा था हमने 12, रीजन था उसका, एक्चुअल में मूल संविधान में 8 ही है, 12 लिखने का मतलब हमारा ये था कि हमें 12 बताने हैं, क्योंकि हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हम 12 का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो प्रेजेंट में है। तो मूल संविधान की बात करेंगे तो उसमें 8, हम डिस्कस जो करेंगे वो टोटल 12 का करेंगे। बाकी जो आर्टिकल्स होंगे वो हम देखेंगे कौन हमारे लिए जरूरी है, किन के लिए हमें ज्यादा फोकस करना है, जिससे वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब एक तरफ से ये नहीं कि हम पूरे 465 आर्टिकल रट के बैठ जाएं, तो आपको कोई कानून की किताब नहीं लिखनी है ना, आपको सिंपल वो समझना है कि एग्जाम में आपके कौन से आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग, क्या ये आइडिया क्लियर हुआ सबको, पार्ट के बारे में समझ में आ गया कि एक्चुअल में हमारे पास 22 से क्रमांक के हिसाब से वो 22 अब भी हैं, नंबरिंग में वो 23-24 नहीं है, 22 तक ही है, लेकिन जब काउंटिंग होगी, गणना करेंगे तो संख्या जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तक आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, 26 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक हटा दिया गया है, 7वां जो पार्ट है, और 4 को ऐड कर दिया गया है, इसलिए वो आपका 25 तक ही है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल जल्दी इजी हो जाएगा, तो शेड्यूल को हम लोग पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जरा आप लोग शेड्यूल को देखिए जरा, ये कैसे उसको पढ़ना है और क्या चीजें हैं। ये है शेड्यूल्स, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग शेड्यूल्स, ठीक है, शेड्यूल्स हेडिंग डाल लीजिए, हो गया। स्टार्ट करते हैं, देखिए टोटल 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल में क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड। अगर हमें पूरा प्रोसेस समझना है, कि जैसे हमें वेतन के बारे में जानना है, कि अगर हमें ये पता करना है कि किसी को जो वेतन मिलता है वो चाहे राष्ट्रपति हो, देखो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जज हो, इनको सैलरी किस प्रकार से मिलती है, क्या प्रावधान है, कितनी सैलरी मिलती है, तो अब ये आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा, वहां बस ये लिखा होगा कि इसके अकॉर्डिंग हम इनकी सैलरी डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूरी प्रोसेस समझनी है तो आपको दूसरा शेड्यूल देखना होगा, अनुसूची 2। तो जो भी संवैधानिक पद पर जो लोग भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में जो बैठे होंगे, उनकी सैलरी भत्ते किसको क्या मिलता है, कैसे होता है, वो आपको दूसरे शेड्यूल में मिलेगा। यहां जाकर के आप पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन उनकी सैलरी से देख सकते हैं, कितनी मिलेगी,
क्या प्रावधान है हटाने का, बढ़ाने का, ये सब। अब ये पूरा प्रोसेस आर्टिकल में नहीं देखने को मिलता, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो शेड्यूल में ही मिलता है। अब जैसे शपथ, कि जो शपथ दिलाई जाती है, किसको कौन शपथ दिलाएगा, जैसे होता नहीं है, जब चुने जाते हैं तो पीएम जब आते हैं तो कौन शपथ दिलाता है, फिर जब आप सीएम आते हैं तो कौन शपथ दिलाता है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन समझना है तो आपको देखना होगा तीसरा शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल पूरा का पूरा शपथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताई गई होगी कि किस प्रकार से शपथ लिए जाते हैं और क्या होता है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये चीज हो गया। तो शेड्यूल आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें इसे देखना है। अगर हमें लिस्ट देखनी है कि वो जो 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनमें विषय डिफाइन किए गए हैं, तो वो किस लिस्ट में है, तो वो 7वीं लिस्ट में, 7वीं अनुसूची में। जैसे आप 7वीं अनुसूची में जाओगे आपको पूरा सब कुछ मिलेगा, किन किन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, और किन किन विषयों पर दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो अब ये डिटेल डिस्क्रिप्शन आर्टिकल में नहीं होगा, वहां बस बताया गया होगा कि ये इनके अंदर। अगर आपको पूरे समझने हैं तो आपको पूरी अनुसूची को स्टडी करना होगा, 7th वाली। वहां पर आपको सारी चीजें डिस्क्राइब मिल जाएंगी कि कौन कौन से विषय संघ सूची में है। ठीक है ना, तो आपको ये देखना होगा। अब आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर? ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कि कौन किस में है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए। समझते हैं। जैसे पहली अनुसूची में हमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा पढ़ लो ताकि ट्रिक लगाते समय याद रहे। दूसरी अनुसूची में हमें वेतन वगैरह के बारे में बताया गया है, भत्ते वगैरह, जिसको इमोल्यूमेंट्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमोल्यूमेंट्स, वेतन भत्ते वगैरह जो होता है। तीसरे वाले अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई है, जो हम लोग ओथ किस प्रकार से वो लोग लेते हैं। चौथे वाले में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार से होगा, कितनी सीटें, कैसे वो कौन आवंटित करेगा उन्हें, है ना, वो सारी बातें हमारी राज्यसभा के संबंध में चौथे में है। 5वें में हमारा है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, ठीक है ना, वो जो आपके यहाँ सूचित और जनजाति, उन पर मेन कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संभालनी होगी। आप समझिए, जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हमारे यहाँ शहरों में चलती है, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था हम जनजातीय क्षेत्रों में नहीं लगा सकते, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्षेत्रों में। तो किस प्रकार की व्यवस्था वहां हमें अपनानी है, क्या हमें ध्यान रखना है। कोई अगर डीएम वहां बन के जाता है तो उसको ये चीजों को ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से हमें वहां प्रशासन चलाना है। तो वो सारे नियम कानून जो है आपके, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, वो 5वें वाले अनुसूची में दिया गया है। 6वें में क्या दिया गया है? कुछ बच गए, कुछ अन्य क्षेत्र होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र है, ये एक स्पेशल प्रावधान में आ जाते हैं थोड़ा सा। जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना, राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो बनाया गया है, जैसे बिहार उहार के लिए जो बनाया गया होगा, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ मिलेगा, 5वें वाले में मिलेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति। लेकिन आपको अगर इनके बारे में जानना होगा, नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जानना होगा, तो वो फिर आपको मिलेंगे 6वीं अनुसूची में, उनको अलग से डिस्क्राइब किया गया है। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जितना नाम यहाँ लिखा है उतना ही नाम बस, इसके अलावा नहीं। पहला नाम याद कर लीजिए, 6वीं अनुसूची में असम का नाम है, मिजोरम का नाम है, त्रिपुरा का नाम है, मेघालय का नाम है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, इनमें से कौन सा है जो 6वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, नाम आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय। तो आप याद कर लीजिए, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 राज्यों का डिस्क्रिप्शन वहां दिया गया जो हमें देखने को मिलता है, और राज्यों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके बारे में बताने का पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 आपको ध्यान रखते हैं। लिस्ट की बात होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, या ऐसे पूछेंगे। देखिए कैसे, हमारी जो समवर्ती सूची है, हमारी जो समवर्ती सूची है, वो बताइए संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है। वो क्वेश्चन ऐसे होगा कि समवर्ती सूची जो है वो किस शेड्यूल के अंदर आता है। तो आपको याद रखना होगा कि समवर्ती सूची 7th शेड्यूल के अंदर आता है।
ये क्वेश्चन ऐसे होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, जब पूछा जाएगा तो। अच्छा, राजभाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं वो किस शेड्यूल के अंदर है? 8वें के अंदर है। तो 8वां शेड्यूल जो है वो हमारे भाषा, अब ये डिटेल है थोड़ा सा कि सिंधी भाषा कब जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली, कुंकड़ी कब जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ी गई। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है जिससे आप याद रख सकते हैं कि इस समय पर जोड़ा गया था ये, ठीक है। तो 8वें में ऐसा है। 9वें में इन लोगों ने क्या किया है? संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। इसमें मुख्यतः भूमि सुधार, एक सिंगल शब्द में आपको हम बताइए, बहुत डिटेल में दिया हमने, तो सिंगल शब्द समझ लो कि इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से रिलेटेड कानून है। यहां पर भूमि सुधार से रिलेटेड, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है या भूमि सुधार अधिनियम किसमें करके हमने ये चीजें की हैं, तो वो आपका 9वीं अनुसूची में, सिंगल शब्द में ऐसे समझ लो। यहाँ पूरी चीज डिफाइन कर दिया हमने, पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है। तो भूमि सुधार, ओके, लैंड रिफॉर्म, वो 9वें अनुसूची में। अच्छा, सबसे पहले 9वीं अनुसूची में लाने का ये इसे जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। 1951 में जो संशोधन किया गया था ना, सबसे पहले स्टार्टिंग में, बिल्कुल पहला, फिर धीरे धीरे संशोधन और होते गए, तो स्टार्टिंग में करने के से जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ही आया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल। उसके बाद तो ढेर सारे इसमें चेंजेस हुए आगे चलकर। 10वां क्या होता है? 10वां होता है दल बदल, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। अरे समझते नहीं हो, वो जो बदल लिए जाते हैं, विधायक खरीद लिए जाते हैं। कोई कुछ दिन बता रहा था कि सर विधायक तो खरीद लिए जाते हैं। तो वहां पर जो रूल है कि विधायक जो अपना पाला बदल के दूसरे में चले जाते हैं, हम अभी आज इस पार्टी में, हम वहां चले जाएंगे, तो इनके जो नियम कानून है, दल विरोध निषेध कानून, कि आपको इस तरह का नहीं करना है, वो सारे प्रावधान 10वीं अनुसूची में है, सारे नियम लिखे हुए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये सदस्यता जा सकती है, ये हो सकता है, क्या प्रावधान है। लेकिन कुछ ना कुछ तोड़ तो होता ही है, तभी बदल लेते हैं पार्टी का, ऐसा तो होगा ही नहीं, नहीं तो फिर पार्टी कैसे चेंज होती है ना। बहुत सारी चीजें तो होती ही हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमारे इंडिया के लोग हैं, इंडिया वाले सब निकाल लेते हैं, आप कितना कानून बना लो, हम हैं इंडिया वाले वासी, हमको सब पता है क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको पूरे रूल समझने हैं किस प्रकार से ऐसा है, तो आपको ये वाली सूची पढ़नी, अनुसूची पढ़नी पड़ेगी, 10वीं वाली, ठीक है ना। 11वां हमारा पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत। तो पंचायत के बारे में सारी यहाँ पर है, और ये म्यूनसिपलिटी, नगर पालिका, 12वें में नगर पालिका, म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो शहर वगैरह का होता है। कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही आता है। तो वो है ही है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, फिर हम ट्रिक बता देते हैं कैसे याद करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, संघ और राज्य क्षेत्र, जो हमारा देश है उसके बारे में, जो राज्य वगैरह क्षेत्र है वो। दूसरे में वेतन और भत्ते बताए गए हैं कि किस प्रकार से वेतन दिया जाता है, क्या नियम है। तीसरे में शपथ, किसको कौन दिलाएगा। चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवें में जो शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हैं उनके बारे में। छठवें में जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज, आदिवासी क्षेत्र जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि इनका प्रशासन कैसे चलेगा। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, और नौवां, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के ही रखिएगा, सातवां नौवां। सातवें में सूचियां हैं कि कौन विषय पे कौन कानून बनाएगा, और 9वें में लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार है, ठीक है। 8वें में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। 9वें में लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10वां हमारा दल बदल है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो पार्टी के लोग बदलते हैं। 11वें पंचायती राज, हो लास्ट वाला तो याद ही कर लोगे, पंचायती राज और नगर पालिका दोनों एक साथ आप याद कर लोगे, ठीक है, 10वां 11वां। उसके पहले याद कर लेना कि बदल करके अपना पार्टी चले जाते हैं लोग, दल बदल वाले वो आ जाते हैं। उसे ठीक पहले 9वीं में आपका लैंड रिफॉर्म हो जाता है, भूमि सुधार का हो जाता है। 8वें में आपकी राजभाषाएं सब बताई गई है, कौन कब जोड़ी गई, पहले कौन सी थी, है ना, अगर हमें अब नई भाषा ऐड करनी है तो क्या नियम होने चाहिए, वो सब डिस्क्राइब है। लिस्ट वगैरह किसमें है, 7वें में, ठीक है। असम, मिजोरम, इनके बारे में 6वें में। अनुसूचित शेड्यूल टाइप 5वें में। राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थे में है। शपथ दिलाना 3रे में है। वेतन और भत्ते वगैरह 2रे में है। तो ये जितने नियम है आपको यहाँ मिल जाएंगे,
ओके, कोई दिक्कत, समझ में आई बात? चलिए तो एक थोड़ा सा पूछ लेते हैं आपसे, जो लैंड रिफॉर्म है वो किस अनुसूची में है? जल्दी टाइप करिए, लैंड रिफॉर्म किस अनुसूची में है? 9वें में है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो राज्य सूची है वो किस अनुसूची में है? जो स्टेट लिस्ट है वो किस अनुसूची में है? 7वें में है, ठीक। शपथ जो दिलाया जाता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन किस अनुसूची में मिलेगा? शपथ जो दिलाया जाता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन किस में मिलेगा? देखो, कोई 4 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है, 3 वाला है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, ये एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बहुत परेशान कर रहा है, नेट तुरंत चला जा रहा है यार।
ठीक है, नेट अगर आप गया तो लीव कर देना, मीटिंग हम एंड कर देंगे, फिर कल करेंगे। ठीक है, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो इसमें क्या बनेगा वो देखिएगा। ओ से बनेगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो ओपन करिए। ठीक, देखिए जरा सभी, अब बहुत सिंपल सा हमने आपको बताया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूची हैं, और हमने एक बार आपको स्टडी करने के लिए दिया था कि वो आप पढ़ सके, जो स्टार्टिंग में हमने रिवाइज कराया। पहला इसमें ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स हो गया, सेवेंथ हो गया, आठवीं अनुसूची ये हो गई, नौवीं ये हो गई, 10वीं ये हो गई, 11वीं ये हो गई, 12वीं ये हो गई, टोटल हो गए 12। ओके, अब समझिए आप जरा सभी, हमने आपसे बोला था कि जो टीयर्स से हमने क्या देखा कि टीयर्स शब्द से जो बन रहा है वो बन रहा है टेरिटरी, और टेरिटरी का क्षेत्र का हमने याद कर लिया था कि एक्चुअल में इसका मतलब था कौन सा, संघ और क्या था ना, संघ और राज्य क्षेत्र, यही था टेरिटरी में। तो संघ और राज्य क्षेत्र ये यहाँ पर था, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड हमें कोई देखना है, टेरिटरी का मतलब एक एरिया, तो टेरिटरी मतलब एक क्षेत्र की बात हो रही है, तो क्षेत्र में पूरा देश आएगा ना। संघ मतलब केंद्र हो गया, राज्य मतलब स्टेट वगैरह हो गए, तो सब मिल करके पूरा क्षेत्र, तो उसकी बात हुई है पहले ही अनुसूची में। तो टेरिटरीज के बारे में बात हो रही है। तो टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, है ना। तो टीयर्स, तो TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी के बाद ई आया, ई का मतलब था इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट इंग्लिश में होता है और हिंदी में इसका मतलब वेतन भत्ते होता है, ठीक है। तो जो हम लोग समझ रहे थे, तो जो भत्ते वगैरह होते हैं, भत्ते जिसे कहा जाता है, भत्ते वगैरह, तो वो सब इसी में होते हैं। तो भत्ते भी लिख सकते हो, सैलरी कर सकते हो इसमें, वेतन भत्ते जो होते हैं वो सारी चीजें इमोल्यूमेंट्स कहलाती हैं। तो ई से बनेगा इमोल्यूमेंट्स, मतलब हम सैलरी वगैरह की बात कर रहे हैं, यही बात की थी हमने दूसरी अनुसूची में। यस, तीसरा क्या लिखा है, ओथ। अच्छा, एक्चुअल में क्या है कि अगर आप इसमें समझोगे कि सर ए से ओथ कैसे बन गया, तो एक शब्द होता है
अब हम वो लिखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपका इसमें, ठीक है। पूरा शब्द ये होता है, अफर्मेशन एंड ओथ। मतलब इसका मतलब सीधा सा यही है कि हम शपथ दिला रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका यहाँ से होता है कि शपथ की बात हो रही है, शपथ। तो जो भी शपथ देने की बात होती है वो आपका यहाँ पर तीसरे वाले में बात होती है, तो वो ए से बनता है। तो शुरुआत अफर्मेशन वर्ड्स यूज किया जाता है, वो चीज। चौथे में अगर आपको याद रहेगा तो राज्यसभा की हमने बात की थी कि राज्यसभा के जो सदस्यों को सीटें जो आवंटित करनी है, सीटों का आवंटन जो है राज्यसभा में, वो आपका किसके अकॉर्डिंग है, फोर्थ शेड्यूल में वो डिस्क्राइब है पूरा। तो और जो एस है, एस से बनेगा शेड्यूल्ड एरियाज। तो आपको हमने बताया था जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। कौन वाले, वो वाले नहीं, मेघालय वाले नहीं, नॉर्मल सारे। दो चीजें थी ना, याद किए थे, दो अलग अलग थे। देखो, एक था आपका जो पांचवें में था, वो पांचवें में डिस्क्रिप्शन किसका है, पांचवें में ये वाला है। जो छठवां वाला है वो आएगा अदर में, अदर शेड्यूल एरियाज। तो अदर शेड्यूल एरियाज जो हमारे छूट गए हैं, जैसे कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जो नहीं हो पाए तो उसको इसमें डाल दिया गया। तो अदर शेड्यूल एरियाज के लिए छठवां अनुसूची दे दिया गया। तो ये है पॉइंट उसके लिए। तो हमने क्या बोला आपसे कि शेड्यूल्ड एरियाज, तो जो भी अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, तो अनुसूचित और जो जनजाति है उन लोगों की जो बात हो रही है वो इनमें हो गई। अदर शेड्यूल एरिया में किसकी बात होगी, ओ से, तो अदर शेड्यूल एरिया में बात होगी वो असम वगैरह की, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, ये जो लिखे हुए थे उनकी बात होगी अदर्स में। एफ से एक शब्द होता है फेडरल। फेडरल उसको बोलते हैं जो मतलब एक प्रकार से संघ का ही समझ लीजिए कि संघ प्रकार का ही फेडरल होता है। और तो इसलिए एफ से बनाने के लिए वो चीज बोली गई है फेडरल प्रोविजंस, जिसमें 3 लिस्ट हैं। कितनी लिस्ट है उसमें, 3 लिस्ट। तो सातवें वाले में ही 3 लिस्ट है, समवर्ती वगैरह, ठीक है ना। तो 3 लिस्ट जो है फेडरल प्रोविजंस में है। तो आपने एक चीज समझ लिया स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों ने टीयर्स की बात करी तो पांच पांच जो हमारे पास शेड्यूल थे वो हमारे तैयार हुए। पहला टी से क्या बना, टेरिटरी। क्या बना, टी से टेरिटरीज। और जब भी हम टेरिटरीज की बात करेंगे तो अपने देश के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, चाहे वो संघ राज्य दोनों। संघ का मतलब केंद्र से है कि वो सबका मिला करके वो बना हुआ है, राज्य मतलब जो उसमें मिले हुए हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र। ई से क्या पढ़ेंगे हम, इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है भत्ते वगैरह, भत्ते हो गए, सैलरी हो गई, वो सब आपके इमोल्यूमेंट्स और सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। ए से होता है अफर्मेशन या ओथ। तो हम किसी को शपथ अगर दिलाने की बात कर रहे हैं तो वो चीज आपकी होगी ए में। आर से हम याद करेंगे राज्यसभा, तो चौथे वाले में हमारी राज्यसभा होगी। पांचवें से हम याद करेंगे शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है। ओ में कौन आएगा, अदर शेड्यूल एरियाज। अदर कौन, वो जो असम वाले हैं, असम हो गए, मेघालय उधर वाला, त्रिपुरा वाला, मिजोरम वाला, तो वो उस अदर वाले में आ जाएगा। एफ में कौन आएगा, फेडरल लिस्ट। फेडरल जो प्रोविजंस है, मतलब 3 लिस्ट जो हैं, वो तीनों लिस्ट हमारे एफ वाले में आ जाएंगी, फेडरल प्रोविजंस में। इंग्लिश के शब्द में आपका यूज किया जाता है। क्या हमारी बात क्लियर हुई, ट्रिक पढ़ा आपने, थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और नहीं आ जाएगी तो पीडीएफ हिंदी में है, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो टीयर्स का मतलब हो गया, टी से हो गया टेरिटरी, ई से हो गया इमोल्यूमेंट, ए से हो गया अफर्मेशन एंड ओथ, आर से हो गया राज्यसभा, एस से हो गया शेड्यूल्ड एरियाज, टीयर्स हो गया ऑफ, ओ से बना अदर्स शेड्यूल एरियाज, ठीक है, एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एफ से बना फेडरल प्रोविजंस यानी 3 लिस्ट। यस, ओके, याद रहेगा टीयर्स, किसके आंसू किसके आंसू की बात हो रही है। तो अब आप लोग अपना डिसाइड कर लो किसके आंसू को नहीं बहने देना है ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, टीयर्स ऑफ।
हो गया। ओल्ड पीएम में आते हैं। ओ से बनेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषाएं। ओ से बनेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषाएं। एल से बनेगा लैंड रिफॉर्म, कृषि सुधार। ठीक है, तो इससे बनेगा भाषाएं, जो राष्ट्र भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं या आधिकारिक भाषाएं। ऑफिशियल का मतलब एक आधिकारिक भाषाएं कह लो, या राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, लैंड रिफॉर्म, कृषि सुधार, कृषि सुधार। तो एल से बनेगा लैंड रिफॉर्म। पी से क्या बनेगा, अच्छा डी आएगा अभी। तो डी वाले में क्या बनेगा, डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन मतलब वही दल बदल जो होता है, तो उसको आगे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन, मतलब दल बदल विरोध निषेध कानून, कि हम दल बदल नहीं कर सकते। तो डिफेक्शन से याद रहेगा। पी से बनेगा पंचायत, एम से बनेगा म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये पंचायत हो गया, ये नगर पालिका होता है, म्यूनिसिपैलिटी ये नगर पालिकाएं होती हैं, और पंचायत में आपका पंचायत ही होगा। ठीक, ओके एवरीवन। यस, पूजा, मनीष, ज्योति, आशा, सौरभ, ये बंद तो वीडियो इतनी जल्दी कर लेते हैं कि पता नहीं कौन सी तिजोरी का खजाना तुरंत गायब हो जाएगा, कोई चोरी न कर ले आकर के, धन वन सब गायब हो जाएगा। हैं, देख लेंगे हमारे पीछे देखो तिजोरी रखी हुई है, देखो अगले दिन छापा पड़ जाएगा। हैं? 2 मिनट नहीं होता है तुरंत बंद। चले फटाफट देखो एक लिख दिया, टीयर्स ऑफ मनमोहन। अरे यार तुम लोग मतलब क्या चाहते हो, हैं? चलिए जल्दी से टाइप करिए, ट्रिक क्या है, फटाफट, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वेरी गुड। ठीक तो है, इंग्लिश तो जानते हो तुम लोग यार, बेकार में हिंदी में परेशान रहते हो। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करेक्ट है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर चीजों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का मतलब है, टी का मतलब है टेरिटरीज, ई का मतलब है इमोल्यूमेंट्स, ई का मतलब है अफर्मेशन, आर का मतलब है राज्यसभा, एस का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, जो आपके हैं वो जनजाति अनुसूचित। टीयर्स खत्म। ऑफ, ओ से है अदर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो मेघालय असम वाले हो गए। एफ से हो गया फेडरल प्रोविजंस, जो 3 लिस्ट हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ से मतलब हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से मतलब हो गया लैंड रिफॉर्म, डी से मतलब हो गया डिफेक्शन लॉ, उसको एंटी डिफेक्शन पूरा पढ़ते हैं। तो डिफेक्शन से जिससे याद रहे, दल बदल। तो ओल्ड पीएम, पी से हो गया पंचायत, एम से हो गया म्यूनिसिपैलिटीज। क्या आप रैंडमली तुरंत टाइप कर सकते हो, हम पूछेंगे। राज्यसभा कौन सी अनुसूची, फटाफट, राज्यसभा कौन सी अनुसूची, 4, वेरी गुड। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म 9। पंचायत, पंचायत 11। ठीक है, सैलरी, सैलरी वेतन, ठीक है। अदर शेड्यूल एरियाज, असम, मेघालय, मिजोरम, 6 हो गए। ठीक, तीनों लिस्ट, जो तीनों लिस्ट का प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, तीनों लिस्ट। हाँ ठीक दिखा, बहुत बढ़िया, ठीक समझ गए हम। हाँ, टाइप ना करना पड़े। सर ये देखिए सर, इतना है सर, अगला वाला इतना है सर, अगला वाला इतना है सर, बहुत बढ़िया। हम भी ऐसे पढ़ाएंगे। राज्यसभा इतना है, ठीक है। डिफेक्शन लॉ इतना है, ठीक है, चलो समझ जाना तुम लोग। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब ये तो हुआ याद करने की बात। आते हैं अब अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। इतने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, परेशान मत हो, अभी तुम्हें केवल याद हुआ है। ठीक है, अभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे नहीं।
जरा समझिए क्या है। आपको पता है क्या याद करना होगा, हम आपको बता रहे हैं क्या याद करना होगा। आपको ये चीज ये रखनी होगी। पंचायती राज एवं ग्रामीण स्थानीय शासन में कितने विषय हैं जिस पर ये चीजों को बनाता है? 29 विषय हैं। समझ लीजिए, पहले इसको पढ़ लेना, याद कर लेना सब लोग, ये अब याद करने का काम क्यों है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे नहीं फिर। किस संशोधन के द्वारा ये चीज ऐड की गई, ये सब चीजें जो बात की गई पंचायती राज या समथिंग, कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत इसको ऐड किया गया है? 73rd वाला, ये याद रखना है। अब नगर पालिका से संबंधित कुल कितने विषय इसके अंदर रखे गए हैं? 18 विषय रखे गए हैं। कौन से संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है? 74वें संशोधन द्वारा, और 1 जून 1993 में ये लागू हुआ। ये याद करना है, तभी हम जो क्वेश्चन करेंगे तब बना पाओगे आप। अब ये आपके काम का है कि आपको कैसे याद करना है इसको। हमने शेड्यूल याद करवाना बता दिया, अंदर की चीजें आप रट लीजिए कि कितने विषय हैं, नगर पालिका में कितने विषय हैं, कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था जिसके तहत ऐसा हुआ है। क्लियर? अच्छा, जब यहां पढ़ने जाओगे आप दल बदल निषेध संबंधी प्रावधान, तो ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेलिस एक्ट, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पीडीएफ में, छोड़ना नहीं है, ठीक है? ये पूरा समझिएगा इस चीज को, किसके तहत क्या किया गया। 1991 अनुच्छेद 13 बी के तहत 9वीं बी अनुसूची का प्रावधान किया गया। पहले ये न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद हम इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है आपको तो कोर्ट आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पे न्यायिक समीक्षा कर सकती है। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था तो न्यायिक रिव्यू नहीं था, कोर्ट नहीं जा सकते थे आप लैंड रिफॉर्म में, ठीक है? लेकिन इसके बाद ये आपका हो तो ये डेट एक एक इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, किस डेट के बाद कौन से इसमें ऐसा किया गया था, ठीक है? कुल मिला के आपको ये पढ़ना है, याद करने का तरीका हमने बता दिया आपको, ठीक है? बाकी सब चीजें आप स्टडी करिएगा इसमें, ठीक है ना? समझ गए? जैसे यहाँ पर है, ये चीज याद करनी होगी क्या? संघ सूची कितने? 97 विषय थे पहले, वर्तमान 100, लिखे जाने तक, जिस समय तक हमने नोट्स बनाया है तब तक का है। अभी रिसेंट का हम देख लेंगे अगर कोई चेंज हुआ है तो, ठीक है? उस समय तक आपका ये है। तो वर्तमान में आपका 100, और फिर राज्य सूची आपका 66 मूल विषय, और वर्तमान में 61, समवर्ती सूची 47 था मूल विषय में, और ये आपका जो यहाँ पर है वो 52। तो मूल विषय वाला तो याद ही रखना है, ये तो चेंज होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो इधर हो सकता है, ठीक है ना? तो मूल विषय वाला आपको याद रखना है। लैंग्वेज टोटल कितनी आपकी है? तो 22 पूरी। ये एक पॉइंट है जो याद रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है? 1967 में, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। मणिपुरी नेपाली कोंकणी को कब जोड़ा गया है? 1952 में, 72वें संविधान संशोधन द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको कब जोड़ा गया? 2003 वाले में। बस इतना है, इतना आपने याद किया, आपका शेड्यूल तैयार, बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है? पहला प्रायोरिटी है, क्रम याद होना चाहिए, किसमें क्या बोला। पहली प्रायोरिटी वही है कि अगर हम बोले राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो तुरंत याद आना चाहिए चौथे में है, ठीक है? सैलरी से अगर रिलेटेड कोई पॉइंट है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि दूसरे में है, ठीक है? शपथ लेनी है तो तीसरे में है, लैंड रिफॉर्म कराना है 9वें में है, पंचायत करना है तो आपका 11वें में है, नगर पालिका तो 12वें में। ये मेन प्रायोरिटी है जो आपको करना है। सिंधी भाषा ये जो ऐड किया गया है, ये किस, अरे देखो, सिंध असल में सिंध प्रांत के लोग हुआ करते थे ना, वो उधर के होते थे, पाकिस्तान वाले में था ना, लेकिन बहुत सारे लोग आके यहाँ बस गए ना भारत में, जब बंटवारा हुआ। तो अब अगर आए हैं तो उनको तो अधिकार मिलना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, तो फिर उस भाषा को ऐड किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देखा गया था, ठीक है ना? तो इसलिए वो चीज बात हो रही है। ये आशा करते हैं कि आप लोग को ये याद हो गया है, ठीक है? और अंदर की बातें आप लोग जो इसके अंदर हैं वो आज शाम तक याद कर लेंगे। क्या हम ये आशा कर सकते हैं? ठीक है, आशा यादव, आशा कर सकते हैं?
ठीक, हाँ, आशा करें सर, हमसे आशा कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, चलिए, बाकी लोग से भी कल हम लोग इसको देखेंगे। आ, अंदर की बातें याद कर लूंगा सर। हाँ, संविधान संशोधन वगैरह विषय वगैरह जो है वो सब पढ़ लीजिएगा। देखेंगे कुछ क्वेश्चन होंगे तो कल हम लोग करेंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, शेड्यूल वाला। पीडीएफ हम सेंड कर दे रहे हैं, चाहो तो बना लेना, बीच में क्वेश्चन होंगे, नहीं तो हम कल ही करा देंगे आपको। ओके, चलें? ठीक, कहाँ कहाँ चलना है, बताओ। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।